अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुबीना फैसल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम पाकिस्तान हिस्ट्री की वो सीरीज़ है जो हम कर रहे हैं। पीछे जो प्रोग्राम हमने ख़त्म किया था उसमें हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन तक पहुँचे थे। और नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से याद दहानी मैं करवा दूँ कि हम इस प्रोग्राम में जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सीरीज़ है पाकिस्तान बनने की, उसमें हम उन वाक़यात को सिलेक्ट करते हैं और उन पर बात करते हैं, एनालाइज़ करते हैं जिन्होंने तारीख़ का धारा बदला, वो तारीख़ का धारा जो बाद में पाकिस्तान बनने की सूरत में सामने आया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कायद-ए-आज़म की ट्रांजिशन पे, उनके जो चेंजेस आई वो हमने देखी। और हिस्ट्री में समटाइम्स जब हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है या देखा जाता है तो उसको कई दफ़ा या तो बिल्कुल छुपाने की कोशिश की जाती है जैसे वो कोई बहुत बड़ा जुर्म था, और या फिर उसको इस कदर हाईलाइट किया जाता है जैसे कि अगेन कि वो कोई बहुत बड़ा जुर्म है। हम उसको देखेंगे कि कायद-ए-आज़म और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग जब बनती है तो उसके जो पहला ही था ब्रिटिश से लॉयल्टी, वो भी चेंज होती है। और कायद-ए-आज़म की जो ट्रांजिशन है वो भी देखेंगे कि वो उनकी पहले सोच क्या थी, बाद में क्या थी और हालात क्या थे जिनसे वो सोच सामने आई। उसके बाद हम मिंटू मार्ले इस्लाहात पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाज़रीन, जहाँ तक के प्रोग्राम में हम बात कर सके इन टॉपिक्स को हम एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान से मेरे साथ एज़ यूजुअल इमरान अली मेरा साथ देंगे। इमरान अली, आपका प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी बहुत थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। इमरान, जैसे कि हमने बात की पिछले प्रोग्राम में, हमने मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की बात की थी और फिर कायद-ए-आज़म की बात आई थी और हमने उस पर इतनी डिटेल गुफ्तगू नहीं कर सके। आज के प्रोग्राम का मौजू ही चूँकि ये है कि शिमला वफ़द में जब कायद-ए-आज़म को एतराज़ था कि क्यों ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करने गए हैं और मुसलमान अपनी अलहदा बात ही क्यों कर रहे हैं, यानी एज़ अ नेशन, एज़ एन इंडियन नेशन ये लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं, वो कायद-ए-आज़म जो हैं फिर आप क्या समझते हैं कि क्या इस पॉइंट पे जब पहुंचते हैं आगे चल के, तो क्या क्या वाक़यात थे जो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि वाकई में मुसलमान एक अलहदा से नेशन है? देखिए, बहुत शुक्रिया, बहुत प्रोफाउंड और सिग्निफिकेंट आपके आपके सवाल हैं और मैं अपनी अदना सी कोशिश करूंगा। आपने दो बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स का जिक्र किया है। आप फरमा रही हैं कि कायद-ए-आज़म एक प्योर कांग्रेसाइट और एक प्योर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में बिलीव करने वाले हैं। जी। 1901 से लेके 1910-1913 तक वो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कैसे बन गया है, इसको डिफरेंट तरीके से भी लें, from a pure British point of view than to a Congressite point of view. Then suddenly a man who wants to take all communities of India together and becomes ambassador of Hindu Muslim unity in 1916. तो उनकी ट्रांजिशन हो रही है एक प्योर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन के थॉट से लेकर एक इंडियन पॉलिटिशियन के। लेकिन इमरान, इससे पहले मेरा जो इससे पहले एक सवाल है इस ट्रांजिशन से, इसको तो हमने सोचा ना कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के एम्बेसडर डिक्लेयर हुए, लेकिन उससे पहले मुझे ये लगता है, आप इसको यस और नो कर सकते हैं, कि उनके जहन में ये ख्याल ही नहीं था कि मुसलमान कोई एक अलहदा से कोई चीज़ भी है। यानी वो समझते थे कि बस एक नेशन है और ये बात करनी ही नहीं चाहिए, रिलीजन को अलहदा रखना चाहिए। किसी भी नेशनलिज्म से वो रिलीजन को अलहदा रखते थे। जी रुबीना, वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डिबेट से इम्प्रेस थे, वहाँ होते थे अर्ली 20s में, बिफोर 20 इवन अर्ली एज में लॉ कर रहे थे और जाके बैठ के देखते थे। थिएटर का शौक था, पार्लियामेंट्री थिएट्रिक्स का शौक था। तो वो एक टिपिकल इंडियन थे, टिपिकल ब्रिटिश थे जो एक्चुअली इंडिया से बिलोंग करता था। उनकी अपब्रिंगिंग, चाइल्डहुड एक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन में हुई। ठीक है, लेकिन जब वो मुल्क में आते हैं तो वो देखते हैं कि फिर वो अपने आप को एज एन इंडियन आइडेंटिफाई करते हैं और वो समझते हैं कि ब्रिटिश एक अलग चीज़ है, बाकी हम सब एक हैं। जी, पहली जो वो चीज़ देखते हैं, वो देखते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस जो है वो पार्लियामेंट में हिस्सा लेगी, सेल्फ रूल की बात करती है। और 1900s की शुरू में पार्टीशन ऑफ बंगाल से पहले आके उनमें पहली ट्रांजिशन आती है, वो एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से कांग्रेसाइट बनते हैं। और उस वक्त अच्छा, जब आप ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन कहते हैं तो ये प्लीज क्लियर कर दें कि आप प्रो ब्रिटिश नहीं कह रहे। जी बिल्कुल, मैं प्रो ब्रिटिश नहीं कह रहा। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री टेक्निक्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी बिलीव पॉलिटिकल पार्टी नॉन इंडियन
who has just read the literature of parliamentary debates and everything. He comes to India, joins the premier party that is going to negotiate with the British for the future of India, not realizing anything. और ये वो वक्त है जब जो हमारे शिमला वफ्द के लीडर्स थे और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद के लीडर्स थे और मुस्लिम लीग के बनने वाले लीडर्स थे, वो भी इतने प्रोमिनेंट नहीं थे. उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी, बट जिन्ना वाज टू ब्रिटिशाइज्ड टू अंडरस्टैंड कि ये दो लैंग्वेजेस में क्या फर्क है, टू यंग टू डू सो. तो पहले वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे गए और उन्होंने शिमला वफ्द को इसलिए अपोज किया कि उनकी समझ में ये नहीं आया कि पार्टी तो ये है सबसे बड़ी 1885 से कांग्रेस बनी हुई, पार्टी कोई और है नहीं, और ये दीन की बुनियाद पे या एक कम्युनिटी की बुनियाद पे लोग एक नई चीज मांग रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जिसका मैंने तस्वर भी कभी इंग्लैंड में नहीं देखा. इंग्लैंड में तो कोई सोच ही नहीं सकता ब्रिटिश सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं. सही. तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मुखालफत की इस बात पे कि इन लोगों की क्या रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, स्पोकन लाइक ए टिपिकल कांग्रेसाइट. सही. कि इनका क्या तशख्खुस है, कहाँ से इलेक्ट हुए, ये इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, और ये जिस चीज की बात कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, और ये क्या ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट डिफरेंट कम्युनिटीज के बेसिस पे हुआ करेंगे, इसके मतलब तो मैं कुछ नहीं जानता. तो उनका पहला रिएक्शन जो नीजक रिएक्शन था वो ये था. लेकिन उसके बाद वाकयात उनको नजर आना शुरू हुए. सबसे पहले उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल पे दोनों कम्युनिटीज की क्लीवेज देखी. उन्होंने कांग्रेस को बॉम्ब्स और पेट्रोल बम्स और एजिटेशन करते देखा. पूरी टेररिज्म हो रही थी. मैं कहना नहीं चाहता टेररिज्म, और उन्होंने मुसलमानों को उसके सपोर्ट में देखा. तो पहली दफा ही रियलाइज दैट देयर आर टू कम्युनिटीज इन इंडिया, देयर इज नॉट सिंगल कम्युनिटी. एंड देन ही रियलाइज्ड दैट इवेंचुअली 1906 में लॉर्ड मॉर्ले की जब स्पीच हुई और उन्होंने बताया कि अब ब्रिटेन में 1892 की रिफॉर्म्स के बाद एक नई रिफॉर्म्स आएंगी जिसमें मजीद एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस को जगह दी जाएगी. तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ही देखना शुरू किया कि ये मुसलमान, फिर मुस्लिम लीग, फिर 1906 में तमाम रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम्स का मुस्लिम लीग का हिस्सा होना. उन्होंने सडनली रियलाइज किया होगा देयर इज अनदर पॉलिटिकल आइडेंटिटी इन द सबकॉन्टिनेंट व्हिच इज द मुस्लिम पॉलिटिकल आइडेंटिटी. और यही जिना की खूबसूरती है, यही जिना की अजमत है कि उन्होंने अपने आप को किसी रिजिडिटी में इन्वॉल्व नहीं किया. उन्होंने हालात के हिसाब से जो ऑनेस्ट असेसमेंट होती थी वो करते थे. सही. तो उन्होंने फिर ये रियलाइज किया कि देयर इज अ मुस्लिम आइडेंटिटी. लेकिन फिर उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सेशंस में जाना शुरू कर दिया. मुस्लिम लीग के सेशंस में जाना शुरू किया. फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स ग्रांट हो गए, मुसलमानों के इलेक्शन शुरू हो गए, फिर वो बॉम्बे से इलेक्ट हो गए ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स. ही सडनली रियलाइज्ड कि आई हैव बीन इलेक्टेड टू ऑन मुस्लिम वोट्स, सो देयर मस्ट बी समथिंग टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स. और जसवंत सिंह जिनकी किताब पे आपने बड़ा शानदार लास्ट टाइम इंडिपेंडेंट प्रोग्राम किया था, वो इस ट्रांजिशन को लिखते हैं कि मीटिंग्स में जिना आहिस्ता आहिस्ता फील लोग करते गए कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में ऑपोजिशन खत्म होती गई, बल्कि यहाँ कहना शुरू कर दिया कि शायद ये ठीक ही हैं. तो ये एक जिना में ट्रांजिशन आ रही है फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल टू अ कांग्रेसाइट, एंड देन फ्रॉम अ कांग्रेसाइट टू अ कांग्रेसाइट एंड अ मुस्लिम लीगर, अ ट्रू इंडियन. सो दिस इज द transformation of that young man who was born. जी, इसके साथ साथ इमरान ये भी तो था कि कायद आज़म जो हैं वो ये कहते थे कि हमारी जो जंग है वो ब्रिटिश के साथ ही है. और उन्होंने क्या ये भी महसूस किया कि मुस्लिम लीग एक कांग्रेस के अंदर तो जो वो महसूस कर रहे थे उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन जो मुस्लिम लीग है उन्होंने भी अपने एजेंडा से वो रिमूव करना शुरू कर दिया कि हम ब्रिटिश के वो रहेंगे, वफादार रहेंगे. कुछ जो ख़ास करके तनसीख़ बंगाल के बाद. हाँ जी, हुआ ये कि नवाब मोहसिनुल मुल्क की वफात हो गई थी. विकारुल मुल्क जो थे वो क्रिटिकली इल थे, और उस वक्त एक नए वजीर हसन और बाकी नए मुस्लिम लीगर जो थे, जो जवान जिनको यंग टर्क्स कहते हैं, वो आ रहे थे. जिना का इन्फ्लुएंस आया. लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से एकदम अंग्रेज से नफरत ने
तारी हो गई। वो आपको मुझसे बेहतर पता है। एक तो कानपुर मॉस्क का वाकया था जिसमें बिल्कुल एक जलियांवाला बाग की कॉपी है। सही इमरान, हम कानपुर मस्जिद के वाक़े पे भी डिटेल में थोड़ी बात करते हैं। अभी ब्रेक का वक्त हो गया नाजरीन, इस पे बात हम जारी रखेंगे कि कायद आज़म ने या मुस्लिम लीग के अंदर जो ट्रांजिशन आ रही थी, कायद आज़म की तो हमने डिस्कस किया, मुस्लिम लीग के अंदर भी एक तब्दीली आ रही थी ब्रिटिश की तरफ उनके रवैये में, तो उसमें क्या कानपुर का या तंजीह बंगाल का वाक़या जो है वो कितना अहम है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें ट्रांजिशन की, अभी कायद आज़म और मुस्लिम लीग की साथ साथ हम देख रहे हैं। इमरान, मुस्लिम लीग जो है जिनके पहली उनकी अहद ही ये था मुस्लिम लीग बनने का, सबसे पहले उन्होंने यही लिखा हुआ था कि जी ब्रिटिश के हम लॉयल रहेंगे, उसमें तब्दीली आने लगी और जिन बातों का हमने जिक्र किया मैं चाहूँगी कि आप उन पर मज़ीद रोशनी डालें। तनसीह बंगाल और कानपुर का जो वाक़या था। जी सबसे बड़ा वाकया है पहले बंगाल की पार्टीशन का और उसकी तंसीख का। बंगाल की पार्टीशन के वक्त अंग्रेजों ने वादा किया था कि ये सेटल्ड फैक्ट होगा, और जब उन्होंने इसको बगैर किसी रीजन के, जब एजिटेशन सबसाइड कर गई थी, जॉर्ज पंजम के विजिट पे इसको तंसीख कर दिया, तो सडनली जो हेट्रेड टुवर्ड्स द मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, इट चेंज इनटू हेट्रेड ऑफ द रूलर्स। आपको पता होगा, आप आम जिंदगी में भी देखें, ज्यादा दुख उस इंसान से होता है जिससे ज्यादा उम्मीद होती है। तो उम्मीद थी कि ब्रिटिशर्स अपने वादे पे कायम रहेंगे, और उनका इस पे वापस जाना एक मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। और इस शौक का नतीजा, और फिर यंग टर्क्स का आना, विकारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, और जो सर सैयद की जनरेशन थी उसका अपने खालिक हकीकी से मिलते जाना और इंडियन पॉलिटिकल सीन को छोड़ना, और जो यंग लोग थे वो बहुत इंटरेस्टेड थे कि ब्रिटिश की गुलामी का तौक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता लूज किया जाए और आज़ादी की तरफ जाया जाए। तो इनमें फिर ये जो फीलिंग थी वो एंटी ब्रिटिश हो गई। और फिर जो कांग्रेस के जो इतना खिलाफ तो नहीं, लेकिन अपने आप को डिटैच रखते थे कांग्रेस से, और ये समझते थे कि जो उनके मफादात हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे मफादात और हैं, तो क्या वो आपस में भी फिर उनका ये ब्रिज कवर होने लग गया था? जी, वही उनकी समझ में आया कि हमने अपनी अलहदा पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, हमारा अलहदा तशख्खुस है, लेकिन अब जो ये बात है ये सेल्फ रूल की, वी वांट सेल्फ रूल, वी कैन नॉट रिलाई ऑन द ब्रिटिश, इस फीलिंग ने परमिएट किया बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद जो इस फीलिंग के बाद जब मुस्लिम लीग का आइन चेंज हुआ, जो फर्स्ट क्लॉज है वो चेंज हुआ, लॉयल्टी टू द ब्रिटिश से सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन याद रखिए वो क्वालिफाइड सेल्फ गवर्नेंस थी या सेल्फ रूल था। उसमें लिखा हुआ था अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस, खास इंडिया के हालात के मुताबिक, और ये इशारा ये था कि तमाम इलेक्शंस और तमाम चीजें सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जरिए, और उस प्रिंसिपल को कहा गया था कि इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से आप सेल्फ रूल की बात करें। उस वक्त भी ये लुकमा था, लेकिन अब ये हो गया कि दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस कम से कम एक क्लॉज पे एक साथ हो गए, और उसके बाद वो वक्त शुरू होता है जिसको अगर इंडिया पकड़ लेता, देयर इज अ मोमेंट इन हिस्ट्री व्हिच इफ यू कैच एट द राइट टाइम इट लीड्स टू अ ग्रेटर डेस्टिनी। वो लम्हा था जब एक यंग लीडर पॉलिटिकल एज को आया, मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्होंने अपनी उसूली सियासत, अपनी इक्वल एक्सेप्टेबिलिटी, पॉपुलैरिटी अमंग्स द मुस्लिम्स और आल्सो इन कांग्रेस एंड आल्सो इन द होम रूल लीग, तीन पार्टीज में इकट्ठे होके उन्होंने तीनों को गिव एंड टेक की बुनियाद पे आला तरीन सियासत, इससे बढ़ के सियासत नहीं हो सकती, सियासत की मिराज है जिन्ना 1913 से लेके 1916 तक, बल्कि 1910 से लेके 1916 तक सियासत की मिराज है। फेडरलिस्ट पेपर अमरीकियों ने लिखे थे जिसमें फेडरल कॉन्सेप्ट को अगर अमरीकी उस मोहम्मद अली जिन्ना को देख लेते तो वो जिन्ना को अपना उस्ताद मान लेते कि फेडरलिज्म की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांद पड़ती हैं जिन्ना के आगे। उन्होंने एक आला वफाकी हुकूमत, उसकी बुनियाद वहां रखने की कोशिश की। तो
बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये जिना की ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम प्योरली ब्रिटिश स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री टू एन इंडियन पॉलिटिशियन। सही। मुस्लिम लीग की ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम लॉयल्टी टू द ब्रिटिश टू बी पार्ट ऑफ सेल्फ रूल। सही। कांग्रेस की ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम एक्सक्लूसिवली पार्टी ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी इनटू लिसनिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी। और मुसलमानों के और मुस्लिम लीग को जो है वो उन्होंने, या मुसलमानों के जिस अलहदा तशख़्ख़ुस को वो मानने से इनकारी थे, वो उन्होंने मानना शुरू कर दिया था। और वो मानना शुरू कर दिया। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि लोग मोहम्मद अली जिन्ना की जो ये 3 साल हैं, जो 6 साल हैं मोहम्मद अली जिन्ना के, उनको मैं उनकी ग्रेटनेस रियलाइज नहीं करते। उन्होंने कांग्रेस को बताया कि मुस्लिम लीग के क्या प्रॉब्लम्स हैं मुसलमानों के, मुसलमानों को बताया कि कांग्रेस किन इश्यूज पे स्ट्रांग है, और दोनों को एक जगह ला के खड़ा करने की कोशिशें की। लीडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, द यंगेस्ट पॉलिटिशियन, द हैप्पीएस्ट पॉलिटिशियन। ये वही साल हैं लखनऊ पैक्ट, बाद में हम डिस्कस करेंगे, जब जिन्ना की रति के साथ शादी हुई। He was known as the future Prime Minister of India, the only man who had the confidence of everybody. जो उससे पहले के मॉडरेट लीडर्स थे वो डिक्लाइन पे थे, गोखले और बाकी बहुत लंबी लिस्ट है। जो इंडियन हिंदू महासभा के जो लोग थे वो इतने पॉपुलर नहीं थे। सही। तो मोतीलाल नेहरू के साथ और जिन्ना और ये वो लोग थे। गांधी जी की एंट्रेंस से पहले इंडिया एक प्योर सेल्फ रूल की तरफ और वन इंडियन नेशन के साथ आगे जा रहा, और वो सेल्फ गवर्नमेंट की बात की तरफ जा रहे थे, जिसके लिए उनको ब्रिटिश ने फिर जो मिंटो मार्ले इस्लाहात जिसको कहते हैं, या इंडियन एक्ट 1909 बना, वो इसी जदोजहद का नतीजा था। जी एक्चुअली वो रुबीना जी उससे पहले बन चुका था। ये जो बड़ी ट्रांजिशन थी एंड उसके साथ साथ बन रहा था। हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल का बहुत जिक्र किया। एक बहुत बड़ा वाकया यूपी में कानपुर मॉस्क का हुआ, जिसमें मुसलमानों के एक मॉस्क थी जिसके जो वुजू करने का एरिया था उसको मुनहदम कर दिया गया, और जब मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया तो ओपन फायरिंग की गई जलियांवाला बाग की तरह, और कई मुसलमान और कई बच्चे शहीद हो गए, जिसपे शिबली नुमानी ने एक बहुत खूबसूरत नज़म भी लिखी है जो शायद हमारे स्कोप से बाहर है, लेकिन अगर आप पढ़ें कि वो कौन थे, आप मुझसे बेहतर पढ़ सकती हैं। और उसके रास्ते में जो है वो मंदिर भी आता था, लेकिन मेरा ख्याल है हिंदुओं के एहतजाज की वजह से मंदिर को नहीं छोड़ा गया और मस्जिद के वुजू खाने को डिमोलिश कर दिया गया था। जी बिल्कुल। अब देखें मामला फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेजॉरिटी एंड द मिनॉरिटी कम्युनिटी का था, लेकिन रंज किससे था? रंज तो उससे था जिसको हम समझते थे कि वो हमारे साथ इंसाफ करेगा। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ब्रिटिश के पास थी, तो कानपुर मॉस्क और ये चीजें सारी, और प्लस ना भूलिए, पता नहीं सेगमेंट का टाइम ना कहीं खत्म हो जाए, बहुत क्रूशियल एक और चीज है, ये वो वक्त है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तुर्की के ऊपर अटैक होता है। ये वो वक्त है जब ट्रिपली के ऊपर अटैक होता है, और वेस्टर्न पार्स की आशीर्वाद से सल्तनत उस्मानिया का जवाल और टूटना शुरू होता है। तो इन तमाम चीजों ने, क्योंकि मोहम्मद अली, शौकत अली और बाकी मुसलमान जो यंग टर्क्स थे, ये इंटरनेशनल इस्लामी निशात सानिया में बिलीव करते थे, तो इन लोगों ने इसको बहुत दिल पे लिया, और सडनली उस हेट्रेड और रंज की फिजा को मोहम्मद अली जिन्ना जैसा खूबसूरत सियासतदान, उसने उसको एक मॉडरेट सेल्फ रूल की तरफ मुसलमानों की सियासी जहद को मोड़ दी। सही। जब कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, तो क्या उसकी वजह ये है, कई हिस्टोरियंस का ये ख्याल है या एनालिस्ट का ये ख्याल है कि चूँकि मुसलमान रूलर्स थे और हिंदू जो थे वो उनकी रियाया थे, तो इस वजह से वो सदियों से साथ रह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो मिक्स अप नहीं थे। तो जब उनको ये मौका मिला कि मुसलमान उनके बराबर में आ गए, तो वो जो बराबरी में फिर उन्होंने जब अपने आप को मेजॉरिटी में पाया, तो फिर उन्होंने उनको दबाने की भी कोशिश की। क्या ये वजह है कि मुसलमानों के अंदर एकदम सर सैयद से लेके दूसरों तक अपनी आइडेंटिटी बचाने का ख्याल पड़ गया? क्योंकि जब हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करते हैं तो लोग कहते हैं
कि जी ये मुसलमानों ने जाके अपनी सुस्ती और रैश परस्ती और चंद नवाबों ने जाके अपने वो करने के लिए जो है वो ले लिए, तो उनको ज़रूरत कोई नहीं थी। वो अगर टैलेंट की बुनियाद पे जाते तो शायद उनको शक था कि वो टैलेंट के या मेरिट के ऊपर आगे नहीं आ सकते। तो ये आइडेंटिटी और ये जो दूसरी बात मैंने की है, ब्रेक का वक्त हो गया है, मैं इससे आपसे जवाब लेना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत अहम है नाजरीन। जब हम बात करते हैं कि वो सेपरेट इलेक्टरेट्स की क्यों बात कर रहे हैं या उनके जहन में ये ख्याल ही क्यों आने लग गया कि वो इंडियन नेशन नहीं है, वो मुसलमान है, तो कोई लोग अगर इकट्ठे रह रहे हैं जैसे हम इधर कनाडा में इकट्ठे रह रहे हैं, तो हमारे जहन में ये ख्याल नहीं आता कि हम मुसलमान हैं और हमारे साथ कुछ हमें अपने तशख़्ख़ुस को बचाने की ज़रूरत है। तो इस पे हम बात जारी रखेंगे कि ये क्यों नौबत आई, इसकी साइकोलॉजी इसके पीछे क्या है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे सेपरेट इलेक्टरेट्स की और मुसलमानों के अंदर अपने जुदागाना तशख़्ख़ुस की जो एक वेव चल रही थी कि उनको अपनी आइडेंटिटी की इतनी फ़िक्र होने लग गई थी कि और अपनी रिप्रेजेंटेशन की, तो उस पे जो है कहा यह जाता है कि सेपरेट इलेक्टरेट्स, इस पे मैं इमरान के कमेंट लूँगी। एक ज़िमनी बात मेरे जहन में आई कि ये एक्सेप्टेड या ग्रांटेड इसलिए किए गए कि वो चाहते थे, ब्रिटिश जो हैं वो ये चाहते थे कि ये लेवल यूनिटी लेवल जो है दोनों कौमों का, इसको चेक किया जा सके। तो इस पे आप क्या कमेंट करेंगे, या ये फीलिंग मुसलमानों के अंदर जेन्युइन थी? देखिए, वो मैंने आपको एक तो पहले बताया था कि जब तारीख में किसी के नैरेटिव में कोई वीकनेस नहीं नज़र आती तो आप कोशिश करते हैं कि तारीख के अनजुड़े लम्हात को जोड़ के कोई और झूठ बनाए। देखिए, इवन 1913-1914 तक जितने ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने बड़ी तकरीरें की, लॉर्ड मॉर्ले ने, लॉर्ड मिंटो ने, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम विल नॉट बी अप्लाइड टू इंडिया एवर। हाँ, वो तो बहुत खिलाफ थे इस चीज़ के। हाँ जी, कि इंडिया की बहबूद इसमें है कि उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ना लाया जाए। तो वो चाहते क्या थे? वो चाहते थे जितनी थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन हम दे दें ताकि हमें गवर्नेंस में बेहतरी हो और कुछ एजुकेटेड इंडियंस को हम शामिल कर लें अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर। सही। तो अगर आप 1913 को भी ले लें तो उसमें ये आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है कि वो कोई डिसयूनिटी करना चाहते थे या कुछ करना चाहते थे। उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी प्रॉब्लम 1913 तक एडमिनिस्ट्रेशन ही थी। फिर जो आपने बहुत फंडामेंटल सवाल उठाया कि क्या राइट्स के लिए मुसलमानों की कम्युनिटी शुरू से ही इप्सो फैक्टो अलहदा थी और राइट्स के लिए लड़ती थी, या वाकयात और उनकी नॉन इंटीग्रेशन ने किया? मेरा ख्याल है उनके साथ बुरा सलूक या परसीव्ड बुरा सलूक, उनके राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट या परसीव्ड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स, उनके रिलीजियस बिलीफ्स का इस्तेसाल या परसीव्ड रिलीजियस बिलीफ्स का इस्तेसाल, उनके पॉलिटिकल और सोशल राइट्स को मुनहदम करना या ये परसेप्शन के वो मुनहदम हो। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जो इंसान ये कहता है कि इंडिया एक ब्राइड है जिसकी एक आंख हिंदूज है, एक आंख मुस्लिम्स हैं, वो इंसान फिर चल के बनारस पे, हिंदू मुस्लिम राइट्स पे और इन चीजों पे इतना इफेक्ट होता है कि उसका लास्टिंग मैसेज है ये मुसलमानों के लिए, डू नॉट ज्वाइन कांग्रेस, डू नॉट ज्वाइन पॉलिटिक्स। तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? चलो लोग कहते हैं कि जी जिन्ना साहब की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और बड़ी इसको अजीब निगाहों से देखा जाता है। What about Sir Syed Khan, who was as Indian as the greatest Indian and as loyal to the British as the greatest loyalist? He changed. उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना की ट्रांजिशन तो बाद में जाके हुई, लेकिन आप देखिए हर मोड़ पे, हर दिहाई में जब मुसलमानों के राइट्स की बात आई तो उनको उनके राइट्स नहीं दिए गए। बात की बातें छोड़ देते हैं, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो उनको धचका लगा। मैकॉनल ने जब उर्दू के साथ जुल्म शुरू किया उनको धचका लगा। फिर जिस मोड़ पे भी कोई क्रिटिकल चीज आई जो मुसलमानों के लिए बेनिफिशियल होती थी, उनको मेजॉरिटी कम्युनिटी ने उसको नहीं माना। तो ये जो फीलिंग ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म है, इससे कई मुसलमान भी खफा होंगे। इसका ताल्लुक उस दीन के साथ नहीं था जिसको आप शुरू से परसूख करते थे या जो आपके दीनी सिर्फ तकाजे थे। इसका ताल्लुक सियासत में नॉन इंटीग्रेशन, सोसाइटी में नॉन इंटीग्रेशन,
एजुकेशन में नॉन इंटीग्रेशन, और उन सेंसिटिव इश्यूज पे इनसेंसिटिविटी जो मुसलमानों के दिल की आवाज थे, जैसे कानपुर मॉस, जैसे बॉल्कन्स, जैसे टर्की, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल, जैसे ज़बान, और इन अनगिनत छोटे छोटे वाक़यात हैं सही, यानी कि जिसमें मुआशी आपके सकाफ़ती ज़बान को अगर ले लेते हैं मुआशी, और एक कानपुर के वाक़े के मजहबी, ये वाक़यात ऐसे हैं जिनसे उनको लगा कि ये नहीं कि वो रिलीजन बचा रहे हैं, वो उनकी शनाख्त का ही कोई परवाह नहीं करेगा और उसके ऊपर जो है वो बुलडोज़र चल जाएगा, ऐसा था। और अगर ये बात उस वक़्त हम मुस्लिम लीडर इतनी शिद्दत से ना फील करते तो मेरा ख्याल है कि वही हमारा हाल होता है अगर जो आज दूसरे रिलीजन्स का वहाँ पे है और वो अपने उसकी आज़ादी की जंग भी करते हैं, तो वो दब जाते हैं क्योंकि उनके लीडर्स ने उस वक़्त ये बात महसूस नहीं की थी जब ये सब तहरीकें चल रही थी। मेरा इशारा सिख कम्युनिटी की तरफ है। जी जी, वही जब ये हमारी एज अ कौम, एज अ रिलीजन, एज सिटीजन्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये बड़ी खुशकिस्मती है कि हम आज़ादी से अपने मुल्क में सांस लेते हैं, बजाय इसके कि जिन्होंने प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या किसी और लालच में आके अपनी डिस्टिंक्ट आवाज़ नहीं उठाई। आप फरमा रही हैं, आपने बात ऐसी कर दी है कि मुझे इसका जवाब देना थोड़ा सा पड़ेगा। देखिए, मुसलमान इन इंडिया, उनकी ज़बूहाली का ताल्लुक, ये नैरेटिव तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी वो इसलिए था कि पाकिस्तान अलहदा हो गया, लेकिन वो तो होना ही था। अब साथ रहते तो सबका हाल ऐसा होता। सही। सिख कम्युनिटी, लेकिन अगर आप इन दोनों को भी छोड़ दें, द क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, द पारसी कम्युनिटी ऑफ इंडिया, दी सबसे इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ इंडिया, जिनका दीन के साथ ताल्लुक नहीं, दीन के अंदर के क्लीवेजेस के साथ ताल्लुक है, द ब्राह्मण डोमिनेशन ऑफ इंडिया। सही। तो ये सिर्फ कोई एक कम्युनिटी की बात नहीं है, जिसकी वजह से बाद में मेरा कम्युनल अवार्ड की भी बात आई, लेकिन वो भी पीछे हट गए, स्टैंड नहीं कर सके उसको भी। जी नहीं कर सके। दे हैव बीन क्रश्ड under the state, under the economy, under inequality. So whereas we look at probably a different picture, you need only to go and ask the members of these communities जिनका मैंने आपको जिक्र किया है। And again, I'm not saying this with malice. I wish them the best. नहीं, मैंने भी इसीलिए क्वेश्चन पूछा क्योंकि मैं जब भी मुझसे कुछ ऐसे बात होती है, कभी कोई सिख कुछ ऐसे लोग हैं, दोस्त हैं, प्रोग्राम्स में भी आते रहते हैं, तो वो उनके अंदाज में बड़ा वो होता है, रश्क होता है कि बड़ा अच्छा किया था आपके आबा-ओ-अजदाद ने कि आपको अलहदा मुल्क दे दिया। हम हसरत से देखते हैं कि हम भी कभी हमारे आबा-ओ-अजदाद भी ये फ़ैसला कर लेते। तो ये इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लेके आई। अच्छा, चलते हैं मिंटू मार्ले, जो रिफॉर्म्स आई, तो वो तो ये दोनों इकट्ठे उस टाइम पे सोच रहे थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और अपनी आइडेंटिटी के साथ मुस्लिम लीग जो है वो एक उस पे आ गए थे और इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की बात की। ऐसे नहीं रुबीना जी, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से पहले सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं की थी। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से पहले पुराने वाली मुस्लिम लीग थी। ये बात बाद में हुई है, ये 1913 में हुई है। सही सही। तो उस वक्त यही थी। ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये क्योंकि आपने फिलोसॉफिकली जब डिस्कस किया तो थोड़ी टाइमलाइन में मैं दोबारा पीछे जाना पड़ेगा। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स शिमला वफ्द के बाद हुई थी, शिमला डेलीगेशन के बाद, जिसमें मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 आया था, उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से और एजिटेशन की वजह से नेचुरली रूलिंग इंपीरियलिस्ट पार्टी ब्रिटिश थे, उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा इनको रिफॉर्म करके थोड़ी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज की जाए ताकि इनकी थोड़ी सी एजिटेशन कम हो। तो उसमें उन्होंने अभी प्रोग्राम से पहले ही, थोड़ी देर पहले जब आप मुझसे डिस्कस कर रही थी, आपने बताया कि कई जो वाकयात थे, कांग्रेस की डेवलपमेंट, मुस्लिम लीग की डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से उनको देना पड़ा।
और लॉर्ड मॉर्ले, बल्कि आप ही ने मुझे गाइड किया था कंजर्वेटिव और लिबरल्स की हुकूमत के डिफरेंस जी, का। वो 1906 में चेंज हो गए थे ना, कंजर्वेटिव्स एग्जैक्टली, चले गए थे और एग्जैक्टली। लिबरल्स आ गए थे ब्रिटिश में, जी रवीना जी, ब्रिटेन में। सबसे जी। बड़ा जो रीजन यही था कि लिबरल्स, जिस तरह आजकल आप कनाडा में एंजॉय कर रहे हैं, सही। वो लिबरल्स जो थे दे वांटेड टू गिव रिप्रेजेंटेशन। तो अगरचे बहुत ज्यादा नहीं थी, और मैंने आपको बताया लॉर्ड मॉर्ले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो बरतानिया में बैठते थे, और लॉर्ड मिंटो जो वाइसरॉय थे जो इंडिया में बैठते थे, दोनों का ख्याल था कि इंडियंस इस काबिल नहीं है कि इनको सेल्फ गवर्नेंस दी जाए। ये बात याद रखें। सही। तो उन्होंने जो ब्रॉड थ्रस्ट थी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 बन के आया, और आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा, इस वक्त मुस्लिम लीग बड़ा सेंसिटिव इशू है। मुस्लिम लीग में चेंज आना शुरू हो गई थी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि चेंज अभी आई नहीं थी, लेकिन आना शुरू हो चुकी। सही। तो इसमें सबसे पहली बात ये की गई कि जो इंपीरियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने मुझे उनका नाम बताया, सिन्हा साहब थे, जिनको उन्होंने एक सीट देके इलेक्ट करवाया। जी। वाइसरॉय की जी एग्जीक्यूटिव हाँ जी, काउंसिल में उसमें रिप्रेजेंटेशन पहले इंडियन की वो थे। जी जी। अब मैं बार बार हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने वालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। अब देखिए, जब पहली सीट दी गई वो भी सिन्हा साहब को दी गई, किसी मुस्लिम लीडर को नहीं दी गई। जिन रिफॉर्म्स को कहा जाता है कि जी वो शायद मुसलमानों को अपीज करने के लिए या इंडिया को डिवाइड करने के लिए थी, उसमें सिन्हा साहब को दी गई। मुस्लिम लीग ने बड़ा एहतजाज किया, क्योंकि एश्योरेंस ये दी गई थी कि दोनों कम्युनिटीज में से लेंगे। तो फिर जब सिन्हा साहब रिटायर हुए तो ब्रिटिश ने सैयद अली इमाम को वो सीट ऑफर की, जो उन्होंने बना दिया। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन आ गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में काफी इंक्रीज हुआ, 23 इंडियन मेंबर्स लिए गए ओवरऑल। इमरान, यहाँ रोकना पड़ेगा ब्रेक में के बाद बात को यहीं से जारी रखेंगे कि जब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या क्या तब्दीलियाँ आई, नंबर बढ़े इंडियंस के, और कुछ और फिर दोबारा से कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ, मेरा ख्याल इसमें जागीरदारों की भी 1 या 2 फिक्स सीटें रखी गई ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को खुश करने के लिए। तो इस पे हम नाज़रीन इसके स्ट्रक्चर पे कि था क्या और इसके फ़ायदे क्या हुए और नुकसान क्या हुए, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे एक्ट 1909, इंडिया एक्ट 1909 की। क्या लोग जो उस वक़्त के जो पॉलिटिशियंस थे इंडिया कांग्रेस के और कुछ मुस्लिम लीग के, तो ये सेल्फ गवर्नमेंट को जब उन्होंने मांगने की बात की, तो ये जो 1909 एक्ट हमारे सामने आया, तो उसको कुछ लोगों ने कहा कि ये बस पुचकार के एक बेनोवलेंट किस्म का डेस्पोटिज्म की तरफ धकेल दिया गया है, या इसको हम ऐसे देख सकते हैं इस एक्ट को कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन जो थी इंडियन पॉलिटिक्स की, जहाँ पे इंडिया आज खड़ा है, उसका एक स्टेप कहा जा सकता है। तो ये दो तरह से इसको हम एक्ट को देख सकते हैं। इमरान अली, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या आप इस एक्ट को कैसे देखते हैं? जी, आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि जिन्होंने इस एक्ट को क्रिटिसाइज बहुत किया वो ये कहते हैं कि सिर्फ ये जिस तरह एक हड्डी डाली जाती है या एक एजिटेशन को रोकने की बात की जाती है, वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो 1832 का एक्ट था इंग्लैंड का, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मदर है, वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। उसमें बड़े बड़े जागीरदारों के ऊपर लोग इलेक्ट होते थे। लेकिन अगर 1832 का एक्ट ना होता तो आज ब्रिटेन का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम भी ना होता। उससे पहले भी दरमियान में एक और आया था। जी 1867 वो ब्रिटेन के एक्ट्स हैं। इधर 1880s में था, फिर 1892 में था, और फिर अभी एक्ट था। तो देखिए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के बाद ये जो 1909 का है, तकरीबन 25 साल के बाद आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसकी निस्बत उसको कुछ था ही नहीं। उसमें तो इंडियंस को कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ना वो डिबेट कर सकते थे, ना वो बिल ला सकते थे, तादाद बहुत कम थी। वो तो बिल्कुल ही कॉस्मेटिक था, ना ही किसी का ख्याल था, ना ही वो कोई बिल इतना इम्पोर्टेंट था। ये भी बिल्कुल सेल्फ रूल का बिल नहीं था, लेकिन ये उसके ऊपर क्वांटम लीप था। और आप आगे जाके देखेंगे 1909
के मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के मुकाबले में मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थी, जो 1919 की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसने डायरकी इंट्रोड्यूस की थी सबसे पहले इंडिया में, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट दी थी एट द प्रोविंशियल लेवल, वो क्वांटम लीप था 1909 के एक्ट पे। तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ये एक्ट्स बीच में ना आते तो आपका जमहूरियत का सफर जितना छोटा ही क्यों ना वो रुक जाता। सही। इस एक्ट में अभी हम थोड़ी देर पहले सिन्हा जी का और अली इमाम का जिक्र कर रहे थे, उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया गया। उसके अलावा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 23 इंडियंस को लिया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इंडियंस को लिया गया, यानी कि कंसल्टेटिव एतबार से, कंसल्टेशन के एतबार से ये काफी फॉरवर्ड लुकिंग बिल था। यानी कि आप शायद मेजर आप वोटिंग में भी बजट पे इंडियंस वोट कर सकते थे, टैक्सेशन पे कर सकते थे। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि रिलीजियस चीजों पे और जो कम्युनिटी में इंटर कम्युनिटी हार्मनी को जो चीजें खराब करती हैं उन पे वोट नहीं कर सकते थे, बाकी काफी चीजों पे वोट कर सकते थे। सही। और जो बिल था उस पे बात कर सकते थे, नंबर बढ़ गए थे मेंबर्स के। जी, बिल पे बिल्कुल फ्रीली बात कर सकते थे, जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटम लीप है ओवर द प्रीवियस है। अच्छा, एक बात मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगी, कायदे आज़म शायद मेंबर भी नहीं थे इलेक्टेड, लेकिन यह है कि उन्होंने कोई बिल पेश किया था वक्फुल औलाद या कुछ इस तरह का, वो भी शायद इधर से उसी दौरान में मंजूर भी हो गया था। जी, वो उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के हिसाब से वो एक मेंबर जरूर थे। अब वो नेचुरली वो हो सकता है ये कि वो इलेक्टेड की बजाय जो नॉमिनेटेड मेंबर हो, लेकिन वो मेंबर थे। वक्फ का बिल उन्होंने बहुत उस पे बड़ी सुनाया, बहुत जबरदस्त पार्लियामेंट्री डिबेट हुई। उसके अलावा एक एल्बर्ट बिल था, बाकी बिल थे। अब जो लोग जिना के ऊपर ये सोच भी सकते हैं कि वो कहीं ब्रिटिश के हक में कोई बात करते थे, वो अगर पार्लियामेंट्री डिबेट्स पढ़ लें तो फर्मली रेजोल्यूटली लुकिंग इन द ब्रिटिश आई, ही यूज्ड टू अपोज देम मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सही। बल्कि there was no Indian who opposed the British as much as Jinnah did. So it looks ridiculous and hilarious when people cast aspersions on his on सही। अभी ये जो इसकी एक्सेप्टेंस की बात थी बिल पे, बल्कि रिएक्शन की जो बात थी, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग इस पे बहुत खुश हुई, और कांग्रेस में उस वक्त जो है वो दो जो थे वो धड़े थे, एक मॉडरेट रिप्रेजेंटेशन गोखले साहब की सूरत में और एक थोड़ी एक्सट्रीमिस्ट तिलक साहब की। तो जो मॉडरेट कांग्रेस थी देवर ओके विद द बिल, लेकिन जो तिलक साहब थे उनको ऑब्जेक्शन थी। तो इसका मतलब है कांग्रेस का मॉडरेट पार्ट और मुस्लिम लीग ये एक पेज पे थे उस वक्त। बहुत आपने खुद ही बहुत खूबसूरत एनालिसिस कर दिया। बल्कि गोखले जी ने तो ये कहा था कि इस बिल ने इंडिया को एजिटेशन से पीस अता कर दिया और आगे का रास्ता अता कर दिया। तिलक साहब उसके खिलाफ थे। जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज थे वो ये चाहते थे कि एक जस्त में वो इंडिया पे काबिज हो जाए, उनको यही था। लेकिन और उनका एतराज ये था जो मुसलमानों को जो अलहदा सीटें मिली थी इस पे था, या वो ये समझ रहे थे कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो कम हैं, या कुछ इस तरह की बात थी, और उनमें भी नॉमिनेटेड ज़्यादा हैं? असल में दोनों बातें थी और दोनों का वो जिक्र सरेआम करते थे। यही हाल प्रेस का था। मुसलमान प्रेस ने वेलकम किया। इंडियन प्रेस, जिस तरह आपने कांग्रेस का बताया, जो हिंदू प्रेस थी वो दो धड़ों में डिवाइड हो गई। कुछ ने वेलकम किया, कुछ बहुत खिलाफ चले गए। जो मेन इसके ऊपर एतराज था लोगों का, ये जो एतराज था वो ये था कि डिड वेरी लिटिल, बहुत कम किया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग में या बिल में इंडियन मेजॉरिटीज होंगी। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत थी, क्योंकि आपको कंपेयर करना था अपने आप को इंडियन 1892 के एक्ट के साथ। सही। तो इसलिए ये बहुत क्रिटिसिज्म हुई। मुसलमानों को एक सिस्टम ऑफ इलेक्शन मिला जिसको वो उस वक्त चाहते थे। थोड़ा सा मैं नाजरीन के लिए ये अर्ज करूंगा, आपकी और मेरी इस बात पे डिस्कशन हो चुकी है कि याद रखिए कि सेपरेट इलेक्टरेट्स आपको 1909 में आपको मिले, 1919 में तमाम कम्युनिटीज को मिल गए। और लेकिन एक बात का बहुत ख्याल रखें कि 1927
1928 इन दोनों सालों में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के साथ निगोशिएट करते रहे कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स छोड़ देंगे अगर आप हमारी रिप्रेजेंटेशन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का ख्याल रखेंगे। तो आप समझ रही हैं कि जो अगर कोई ये कहता है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से या सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने से कोई इंडिया की डिवीजन हुई या कोई बात हुई, भाई द प्रीमियर लीडर ऑफ मुस्लिम्स, the father of modern day Pakistan, asked you that he would give away separate electorates for very small things like a percentage in the central legislature, just a percentage. सही, उनको ये लगा कि अगर हम फेवर भी ले रहे हैं तो वो चीज़ भी उन्होंने कहा कि हम इसको कर सकते हैं, अगर आप हमारी ये कंडीशंस मान लें तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स आर इमटेरियल। इफ यू वांट टू नो अबाउट द डिवीजन ऑफ इंडिया and the division of politics, you have to realize that after the petering away of the Khilafat movement, Muhammad Ali Jinnah came back to his old style, the negator of separate electorates, and he again asked you in the first he tried in the Lucknow pattern, later then so ये हिस्ट्री का जो तसलसल भी अगर आप देखें तो वो भी इस हिस्ट्री के एंगल का साथ नहीं देता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग ये लेबल्स वगैरह लगाते हैं उन्होंने कभी तारीख की कोई किताब पढ़ी नहीं होती। सही सही। तो इसमें एक और जो बात की जाती है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस की सूरत में ही जो इवन इलेक्टेड मेंबर हैं, एक तो नॉमिनेशन वाले मेंबर्स थे, जो इलेक्टेड हैं वो भी कोई बड़े लंबे चौड़े प्रोसीजर इनडायरेक्ट तरीके से, तो वो भी इस पे भी ऑब्जेक्शन की गई। इस पे आप क्या कहेंगे? कि एक इनडायरेक्ट था, दूसरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग एकदम कोशिश करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी से उसको इक्वेट करें, वो ये थी कि रवीना जी इलेक्टोरेट बड़ा लिमिटेड था, यानी कि वोट देने का हक बहुत ही महदूद था। सही। तो ये नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज थी या जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते थे, वोट देने के लिए आपको काफी चीजें, एक खास इनकम, एक आपको नॉमिनेशन होनी चाहिए थी ब्रिटिश से, आपके कुछ टैक्स पेयर आपको होना चाहिए था, मतलब है आपको एक एलीट का हिस्सा ही सिर्फ वोट कर सकता था। सही। लेकिन ये तो उस वक्त की तारीख का हिस्सा है। सही। इमरान बहुत शुक्रिया। इस पे जो है मेरा ख्याल है काफ़ी डिटेल में हमने नाजरीन को बताने की कोशिश की, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इसके साथ साथ जो है मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन का मसला ही क्यों उठा। और मैं आपका जी आप इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं। नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मेरे जहन में भी ये बात कई दफा रह जाती है, याद नहीं आती, जो आपने आज इवॉल्व करवाया है मुझसे और जो मुझे एजुकेट किया है, वो जो डायरेक्शन थी जिन्ना की, फ्रॉम वन पॉलिटिकल शेड टू द अदर एंड द मुस्लिम लीग फ्रॉम वन पॉलिटिकल शेड टू द अदर, ये ना तारीख की किताबों में है। सही। और ये हम इग्नोर कर देते हैं। तो मैं बड़ा ममनून हूँ कि आज आपने उसको एक्सप्लोर। वो इमरान आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब तारीख पढ़ते हैं तो हम तब भी उसको एनालाइज नहीं कर रहे होते। इन प्रोग्रामों का मकसद ये है कि हम इन इवेंट्स को लेके वो एवोल्यूशन जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल और वो जो एक विजडम और वो जो सारी चीज़ें मैच्योर हो रही थी उस टाइम पे और जिधर को तारीख एक अपना रुख बना रही थी, उसको हम डिटेल में, क्योंकि ये बातें तो हम किताबों में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हो क्यों रही थी और ये किधर को जा रही थी, इन प्रोग्रामों का मकसद ही ये है। इमरान आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट की, जिसको हम बहुत अहमियत का हामिल है। हमने इसका नाम तो पढ़ा होगा लेकिन हम इसकी अहमियत उस तरह नहीं जानते जितना ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है कायदे आज़म का जो किरदार है वो क्या था कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लेके, इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी आई और बाद में इसमें किए गए जो वादे वाइद थे वो टूटे भी। लेकिन ये एक बहुत अहम बाब है, अगले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।